नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ा रहे होंगे, हम ऐसे आपसे उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बोलते हैं। तो आप इस चैनल पर सपोर्ट करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो कम से कम आप इतना तो करेंगे कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, हम हमारी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज शुरुआत कर रहे हैं एक नए टॉपिक से जिसका नाम है नरेशन। नरेशन आज का हमारा टॉपिक रहेगा नरेशन। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। आज थोड़ा सा गले में कुछ गड़बड़ है, इसलिए थोड़ी शायद हो सकता है कि आवाज़ स्पष्ट नहीं आए, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि हम थोड़ा आवाज़ को स्पष्ट करने का। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच का मतलब होती है भाषा, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को जो का त्यों लिखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच, वक्ता बोलते हैं स्पीकर को, बोलने वाला, कहने वाला। वक्ता के द्वारा कही गई या बोली गई, वक्ता के द्वारा कही गई या बोली गई बात को ज्यों का त्यों लिखना या कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच, वक्ता के द्वारा कही गई बात, वक्ता के द्वारा कही गई या बोली गई गई और यहाँ पे बोली गई बात को जो का त्यों लिखना या कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल लेते हैं। राम शेयर टू मी, ये कोमा, ये होते हैं इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, कथन, जिसका पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है। आई एम योर अंकल। इन्वर्टेड कोमाज बंद कर देते हैं। इन्वर्टेड कोमाज, इनको हिंदी में बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिंगल इन्वर्टेड कोमाज, एक होते हैं डबल इन्वर्टेड कोमाज। तो इसको डबल इन्वर्टेड कोमाज में बंद कर दिया। डायरेक्ट स्पीच, वक्ता के द्वारा कही गई या बोली गई बात को ज्यों का त्यों लिखना या कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये इसका सेंटेंस है। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, ये कोमा लगा हुआ है। फिर इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं, इनके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आई एम योर अंकल।
ये एक स्टेटमेंट है, यानी कि ये वाक्य हो गया है डायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, आगे देखिए। अगला है इनडायरेक्ट स्पीच। इसकी भी डेफिनेशन लिख लीजिए। वक्ता के द्वारा कही गई बात को बदलकर अपनी भाषा में वक्ता के द्वारा कही गई बात को बदलकर अपनी भाषा में कहना या लिखना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के द्वारा कही गई बात को बदलकर अपनी भाषा में कहना या लिखना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, हमने डायरेक्ट का एग्जाम्पल लिखा था। क्या लिखा था? राम said to me, I am your uncle. ये डायरेक्ट सेंटेंस था, इसको हम बदल देते हैं इनडायरेक्ट में। सेड टू को हो जाता है टोल्ड। ये जानकारी हम आपको बाद में बताएंगे टोल्ड कैसे हुआ है। राम टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमाज हैं, ये सारे हट जाते हैं। लास्ट में क्या लगता है? फुल स्टॉप। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सारे इन्वर्टेड कॉमाज हट जाते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, राम सेड टू मी। ठीक है, दैट, ये दैट में आपको हम बताएंगे दैट कहाँ से आया। आई का हो गया ही वॉज यवर, यवर को हो गया यू यवर माई अंकल। ये हमारा इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। राम टोल्ड मी दैट ही वॉज माई अंकल। ये जो भी इसमें चेंजेज हुए हैं वो सारे चेंजेज आपको हम 1 बाय 1 बताएंगे। ठीक है, दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। नरेशन के जो भी रूल्स होते हैं वो आपको बिल्कुल सीधी भाषा में, सरल भाषा में, सरल शब्दों में बताए जाएंगे। आपको ऐसे रोल शायद यूट्यूब चैनल पर कहीं भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल 0 लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे विद्यालयों में 9वीं 10वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस प्रकार से आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। आगे देखते हैं। हमने भी दोनों ही यानी कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों की डेफिनेशन देखी। दोनों के हमने एक एक एग्जांपल्स देखे। डायरेक्ट का एग्जांपल कैसा होता है, इनडायरेक्ट का एग्जांपल कैसा होता है। मुख्य बात क्या है, इस कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मुख्य रूप से 3 या 4 परिवर्तन होते हैं। मुख्य रूप से 3 या 4 परिवर्तन होते हैं। अब
अब वो मुख्य रूप से 3 या 4 परिवर्तन कौन से हैं उनको आपको हम 1 बाय 1 करके समझा रहे हैं, तो आप समझने का थोड़ा सा कष्ट करेंगे। बहुत ही सीधी भाषा में आपको ये रूल्स बताए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, मुख्य रूप से कितने चेंज होते हैं? 3 से 4 परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, पहला चेंज होता है टेंस से संबंधित परिवर्तन। टेंस से संबंधित परिवर्तन। पहला परिवर्तन कौन सा हुआ? टेंस से संबंधित परिवर्तन। नंबर 2 हुआ प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। PROUNOUN, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम से संबंधित परिवर्तन। से संबंधित परिवर्तन। और तीसरा परिवर्तन होता है हमारा समय व दूरी संबंधी परिवर्तन। समय व दूरी संबंधी परिवर्तन। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मुख्य रूप से 3 से 4 परिवर्तन होते हैं। जिनमें पहला है टेंस से संबंधित परिवर्तन, दूसरा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम से संबंधित परिवर्तन, तीसरा है समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन। ये सारे परिवर्तन आपको हम 1 बाय 1 बताएंगे, आप ध्यान दीजिए आगे। पहला परिवर्तन है हमारा, मुझे देखिए, कुछ रूल्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के। बहुत ही सीधा सेंटेंस, बहुत ही सीधा टॉपिक है। यदि आपने ध्यानपूर्वक इसे पढ़ा तो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसी भी एग्ज़ाम हो, आपका ये सवाल बिल्कुल सही होगा और आप इस सवाल को सेकंडों में हल करेंगे। शर्त ये होगी कि आप हमारी द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ तक पढ़ा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मुख्य रूप से 3 या 4 परिवर्तन होते हैं, जो मैंने आपको बताया। पहला टेंस से संबंधित हो गया, दूसरा प्रोनाउन से संबंधित हो गया और तीसरा हो गया हमारा समय दूरी से संबंधित परिवर्तन हो गया। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप उसको देखेंगे। ठीक है, राम सेज टू मी, आई हैव टू काउच। ये हमारा सेंटेंस है। राम सेज टू मी आई हैव टू काउच। राम ने मुझसे कहा मेरे पास 2 गायें हैं। कितने गायें हैं? 2 गायें हैं। तो ये सेंटेंस आपको दिखने में बहुत प्यारा लग रहा होगा। यूट्यूब चैनल पर ऐसे वाक्यों को शायद कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, और शायद आपने स्कूल स्तर पर भी ये ऐसे सेंटेंस नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ऐसे सेंटेंस परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। जो लास्ट रीट का एग्ज़ाम हुआ था, रीट मैथ्स इंग्लिश का, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था, इसी तरह का सवाल। ठीक है, जिनको बच्चे क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं कि इतने इजी सवाल हैं, ये परीक्षा में नहीं आते हैं, और ऐसे सवाल आते हैं। CGL में भी आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, इसको हम कैसे हल करते हैं वो देखिए। पहले इसको हम एक बार हल कर रहे हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। देखिए, तो पहले इसको हम हल करने से पहले एक बार इसके परिवर्तन देख लेते हैं। समझे इसको, ये हमारा एक सेंटेंस है। इस वाले वाक्य को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले वाक्य को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर सबको? इसको शॉर्ट में बोल देते हैं RV। रिपोर्टिंग का R ले लिया, वर्ब का V ले लिया। क्लियर सबको? इस अंदर वाले जो भाग है जो इन्वर्टेड कोमाज में बंद है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इसका भी हमने शॉर्ट कर दिया RS। क्लियर? ये हमारा सेंटेंस था। इन्वर्टेड कोमाज से बाहर वाला जो सेंटेंस था उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात RV।
इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कथन, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच अर्थात RS। यदि ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा इसको और हम सरल कर देते हैं, इसको बोलते हैं बाहर वाला वाक्य। बाहर वाला वाक्य। अब इसको बाहर वाला वाक्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमास से बाहर है, इन्वर्टेड कोमास से बाहर है, इसलिए हमने इसको बोल दिया बाहर वाला वाक्य। ये अंदर वाला वाक्य है, अर्थात ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, तो इसको बोल देते हैं अंदर वाला भाग। सारे जो चेंजिंग होते हैं वो इस अंदर वाले भाग में होते हैं, वो हम आपको 1 बाय 1 करके बता रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा। एक बार वो बता देते हैं आपको हम। राम सेज टू मी आई हैव 2 काउच। ठीक है, ये हमारा एक दिया हुआ सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बाहर वाला वाक्य होता है उसको क्या बोलते हैं, अंदर वाला वाक्य होता है उसको क्या बोलते हैं। बाहर वाले वाक्य बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात आरवी। आरवी ये भी समझ नहीं आता, रिपोर्टिंग वर्ब समझ नहीं आ रहा, आरवी भी समझ नहीं आ रहा, तो इसको हम बोल देते हैं बाहर वाला वाक्य। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच अर्थात RS। ये भी समझ नहीं आ रहा, अगर रिपोर्टेड स्पीच RS क्या है तो इसको हम सीधा समझेंगे अंदर वाला भाग। अंदर वाला भाग हमने क्यों कहा इसको? क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, बाहर वाले वाक्य में अलग अलग फंक्शन होते हैं इनके। इसको बोला जाता है, ध्यान दीजिए आप, जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको बिल्कुल उन पर ध्यान देना होगा। मैंने 3 जगह अंडरलाइन किया है। 3 सदस्य हैं ये एक परिवार के, और तीनों ही सदस्यों के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है सब्जेक्ट। इसको क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। यानी कि इस वाक्य को बोला था हमने रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात बाहर वाला वाक्य, इसको बोला था हमने रिपोर्टेड स्पीच अर्थात अंदर वाला वाक्य। राम यानी ये जगह हमेशा होती है सब्जेक्ट की। किसकी जगह होती है? ये सब्जेक्ट की। उसके बाद में ये जगह हमेशा होती है ऑब्जेक्ट की, यानी ये कर्ता है और ये कर्म है। अब बीच में बच गया सेज टू, इसको बोला जाता है वर्ब। क्या बोला जाता है इसको? वर्ब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाहर वाले वाक्य में ये जगह होती है सब्जेक्ट की हमेशा, ये जगह हमेशा होती है ऑब्जेक्ट की, इनके बीच में होता है टेंस। टेंस कौन कौन से हो सकते हैं? प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, पास्ट टेंस भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस भी हो सकता है, जिनकी हम चर्चा करेंगे क्रम से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जैसे लिख रहे हैं वैसे कि वैसे उनको उतार दिया जाता है। जैसे राम लिख रहा है तो राम, देखो कोई चेंज हुआ है? कोई चेंजिंग नहीं। मी की जगह मी लिख दीजिए। अब जरूर नहीं है मी आए, जरूर नहीं है राम आए, ये जगह सब्जेक्ट की है, कुछ भी हो सकता है, ये जगह ऑब्जेक्ट की है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर हमने सब्जेक्ट जो का तो लिख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने ऑब्जेक्ट जो का तो लिख दिया। अब आया है हमारा सेज टू, इसको मैंने सर्किल में बंद किया है। सेज टू है, ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। टेंस की हमने वीडियो डाल रखी है, चाहे तो आप उनको देख सकते हैं। सेज टू ये प्रेजेंट टेंस है। अब नीचे देखेंगे आप, यदि दिए हुए, नोट लगा के लिख रहे हैं हम, यदि दिए हुए वाक्य में, यदि दिए हुए वाक्य में प्रेजेंट टेंस, यदि दिए हुए वाक्य में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हो तो इन्हें निम्न प्रकार से, इन्हें निम्न प्रकार से बदलते हैं। निम्न प्रकार से बदलते हैं। कैसे बदलते हैं?
निम्न प्रकार से बदलते हैं। यदि दिए हुए वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हुआ हो तो इन्हें हम निम्न प्रकार से बदलते हैं। ये तो सब्जेक्ट की जगह है, ये जगह ऑब्जेक्ट की है, इन दोनों के बीच में होता है वर्ब अर्थात टेंस। ठीक है। अब यदि दिए हुए वाक्य में यदि आपको प्रेजेंट टेंस कैसे होगा, सेज टू दिया हुआ मिलता है तो इसको बदल देंगे हमें टेल्स में। क्लियर। ठीक है। सेज टू बाहर वाले वाक्य में दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कर देंगे, टेल्स। क्लियर बच्चों। आगे देखिए, यदि दिया हुआ है शे टू तो इसको बदल देंगे हमें टेल में। किसमें, टेल में। यहाँ एस लगा हुआ था तो हमने यहाँ भी एस लगा दिया, यहाँ एस नहीं है तो यहाँ एस नहीं लगाया। क्लियर सबको। अगला है से, सेज। क्या है, सेज। अब सेज के साथ में टू नहीं है तो सेज का सेज ही रहेगा, सेज का सेज रहेगा। आगे है से के साथ में एस नहीं है तो से के साथ एस नहीं है और टू भी नहीं है तो जो का तो। कहने का मतलब है यदि टू आता है तो ये बदल जाएंगे, टू नहीं है तो जो का तो लिख देंगे। सेज टू आया हमने टेल्स कर दिया, से टू आया टेल कर दिया, सेज आया है खाली तो हमने सेज कर दिया, से आया तो से कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। ये प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो किसको शो करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब यदि इनके साथ में, इन चारों के साथ में शैल या विल आ जाए लगा हुआ, शैल या विल लगा आ गया तो ये हो गया फ्यूचर टेंस। क्योंकि फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, शैल या विल लगती है। यदि ये इस तरह से आ जाता है जैसे हमने बोला विल से टू, विल से टू, तो इसका हम क्या कर देंगे, विल टेल कर देंगे। यदि आ गया विल सेज आ गया तो हम क्या कर देंगे, विल सेज करेंगे, विल से करेंगे, विल टेल्स कर देंगे। ये आते हैं, ये तो सेम इस प्रकार बदल जाएंगे और इनके साथ में ये और लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। आगे देखिए, तो इस सेंटेंस को दोबारा से देखते हैं। इसको सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख दिया, सेज टू आया तो सेज टू का कर दिया हमने टेल्स। क्लियर सबको। सेज टू का क्या हो गया, टेल्स हो गया। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि सर ये टेल्स कहाँ से आया है, सेज टू का क्या हो गया, टेल्स हो गया और मी की जगह मी लिख देंगे। क्लियर सबको। आगे देखिए, नोट लगाइए। साधारण वाक्यों में ये दो सेंटेंस है, इसको बोलते हैं बाहर वाला वाक्य, इसको बोलते हैं अंदर वाला वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्यों में दोनों वाक्यों को, साधारण वाक्यों में दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड CONNECTIVE, कनेक्टिव वर्ड योजक शब्द के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। समझिए इसको। साधारण वाक्यों में दोनों वाक्य कौन से हो गए, बाहर वाला वाक्य और अंदर वाला वाक्य। साधारण वाक्यों में दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड योजक शब्द, कनेक्टिव वर्ड का मतलब योजक शब्द के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। अब ये वाक्य एक था और ये वाक्य एक था, यानी वाक्य कितने थे, दो वाक्य। अब हमको इन्हें किसी एक योजक शब्द के द्वारा जोड़ना है तो वो योजक शब्द होता है हमारा दैट। क्या है, दैट। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि सर ये दैट कहाँ से आया है। इन दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए दैट योजक शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ दैट का मतलब है की, दैट का मतलब क्या है यहाँ, की। यहाँ तक क्लियर सबको, ठीक है।
आगे देखिए, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। अब हमारा अंदर वाला पार्ट शुरू होता है। ठीक है, सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस अंदर वाले पार्ट्स में होती हैं। यहाँ तक विद्यार्थी लगभग इसको स्टूडेंट होते हैं वो कर देते हैं, सारी प्रॉब्लम इसके अंदर आती हैं। इसको हम 1 बाय 1 करके इसको हल करते हैं। देखिए, नोट लगाइए। यदि अंदर वाले वाक्य में, यदि अंदर वाले वाक्य, अब आपको ये तो पता ही है अंदर वाला वाक्य कौन सा है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है उसको बोलते हैं अंदर वाला वाक्य। यदि अंदर वाले वाक्य में फर्स्ट पर्सन है आई वी दिया हो तो इन्हें बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार, बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कैसे बदलेंगे वो देखिए। यदि अंदर वाले वाक्य में फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, ये हमें बहुत जरूरी है याद रखना। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट नेम वगैरह वगैरह, बाकी क्या हो गया थर्ड पर्सन। दिया हुआ हो तो इन्हें बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। देखिए, अब आ गया अंदर वाले वाक्य में आई, क्या आ गया आई। अब जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट पर्सन शुरू में आए, इस वाक्य में कहीं पर भी आ जाए फर्स्ट पर्सन, तो उसको बदलेंगे अपन बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। अब आपको पता होगा बाहर वाला वाक्य कौन सा है, ये वाला। बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट की जगह है, ये सब्जेक्ट है। क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर सबको। बाहर वाले वाक्य में ये जगह सब्जेक्ट की, ये जगह ऑब्जेक्ट की, ये वर्ब अर्थात टेंस होता है। ठीक है, यदि अंदर वाले वाक्य में फर्स्ट पर्सन आई मी, ये इनकी फैमिली होती है, जैसे आई माई मी माई सेल्फ लिखाएंगे हम आपको, वी अवर अस अवर सेल्फ, ये लिखाएंगे आपको। फर्स्ट पर्सन आई वी इस वाक्य में कहीं पर भी दिया हुआ हो उसको उठाओ और सब्जेक्ट के पास ले आओ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट है, ये जगह ऑब्जेक्ट की है। तो आई आ गया फर्स्ट पर्सन, इसको यहाँ से उठाया, उठा के ले आए सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है, राम। अब आई का बन गया राम, आई का क्या बन गया, राम। अब राम क्या है, ही एक सी, सर क्या है, ही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, ही लिखेंगे। फिर दोबारा समझ लीजिए ही कैसे आया है। यदि अंदर वाले वाक्य में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी दिया हुआ हो, ये इनकी प्रोनाउंस की फॉर्म दी हुई हो, जैसे आई माई मी माई सेल्फ, वी अवर अस अवर सेल्फ। ठीक है, बाकी और बताएंगे आपको। तो फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो तो उसको यहाँ से उठाइए और सब्जेक्ट के पास ले आइए। कहने का मतलब है जो फॉर्म में यहाँ ये दिया हुआ है वही फॉर्म इसकी कर दीजिए। ये आई फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये क्या कहती है, मैं फर्स्ट हूँ, जहाँ मैं जा रही हूँ उसकी भी क्या करो, फर्स्ट करो। आई राम, राम क्या है, पुरुष है, तो ही लगा दिया। यदि यहाँ लिखा होता सीता, क्या लिखा होता, सीता, तो हम लिख देते सी, क्या लिख देते, सी। तो आई का हो गया ही। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात नोट लगा के लिखिए। अगली इंपॉर्टेंट बात है उसको भी आप नोट लगा के लिखिए। नोट नंबर 2, यदि बाहर वाले, यदि बाहर वाले वाक्य में, यदि बाहर वाले वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हो तो अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। ध्यान दीजिए,
यदि बाहर वाले वाक्य में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस दिया हुआ हो तो अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये प्रेजेंट टेंस होते हैं, इनके साथ सेल या विल लग जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। समझे आप मैंने क्या लिखा है, यदि बाहर वाले वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हुआ होता है तो अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। केवल प्रोनाउंस में ही परिवर्तन होते हैं, केवल प्रोनाउन में ही परिवर्तन, केवल प्रोनाउन में ही परिवर्तन होते हैं। ठीक है, बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया होता है तो अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलता है, टेंस वही रहेगा जो टेंस है। ठीक है, और केवल चेंज क्या होंगे, प्रोनाउन चेंज होते हैं। यहाँ तक क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये ही तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आई के साथ लग रहा है हैव, क्या लग रहा है, हैव, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज, क्या लगेगा, हैज। प्रेजेंट ये वर्ब है, क्या है ये, वर्ब है, मेन वर्ब काम कर रही है। हैज, हैव, हैड के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी हुई है तो ये खुद फिर मेन वर्ब का काम करती है। हैव का मतलब पास में है या रखता हूँ। ही हैज टू काउच, सारे विराम चिन्ह सट जाएंगे, केवल क्या लगेगा, फुल स्टॉप। अब कई बच्चों को दिक्कत आ रही होगी कि सर यहाँ तो हैव लिखा हुआ था, यहाँ हैज हो गया, यहाँ आई लिखा हुआ था, यहाँ ही हो गया। तो आप इसको समझिए, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसको हमने नियम के अनुसार बदल दिया। सेज टू है तो हमने टेंस कर दिया। यदि यहाँ विल सेल लिखा होता तो यहाँ विल और सेल लगा देते। क्लियर? दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए साधारण वाक्यों में कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट का यूज किया जाता है। यहाँ दैट का मतलब है की, वह नहीं है की। यदि अंदर वाले वाक्य में फर्स्ट पर्सन है आई वी आ जाते हैं तो उनको बदलते हैं बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे वो हैं वैसा उनका कर दीजिए। आई का हो गया राम, राम क्या है, ही, तो ही लिख दिया। यदि यहाँ मोनिका होता तो हम यहाँ सी लिख देते। ठीक है, अब आई वी यू दे के साथ लगता है हैव, ही सी इट किसी का नाम आता है उसके साथ लगता है हैज, क्या लगता है, हैज। तो ही हैज टू काउस। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लास को आप लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला नोट लगा के लिखिए, यदि दिए हुए वाक्य में आप नरेशन पढ़ रहे हैं, इतने शानदार तरीके से शायद पूरे YouTube चैनल पर देख लेना आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल जीरो से आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए नरेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यदि दिए हुए वाक्य में सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, यदि दिए हुए वाक्य में सेकंड पर्सन है, एक मिनट सॉरी, दोबारा लिखेंगे। यदि अंदर वाले वाक्य में सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन है, यू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखा मैंने, यू दिया हो तो इसे का मतलब यू को, इसे बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इसे बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये तो आप पता है ये सब्जेक्ट कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। यदि अंदर वाले वाक्य में सेकंड पर्सन है, यू दिया हुआ हो तो इसे बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। क्लियर? अगला रूल लिखिए,
यदि अंदर वाले वाक्य में थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और किसी का नाम नेम और किसी का नेम दिया हुआ हो, तो यदि अंदर वाले वाक्य में थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और नेम दिया हो तो ये नहीं बदलते हैं, ये बदलते हैं। केवल बदलता क्या है? फर्स्ट पर्सन आई और यू, आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, बाकी बच गया ही, सी, इट, दे और किसी का नाम, ये नहीं बदलते हैं, ये किसी के अनुसार भी नहीं बदलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की नरेशन की फर्स्ट क्लास। कैसा लगा आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल ही जीरो लेवल से आपको ये पढ़ाने का प्रयास किया है कि विद्यार्थी एक भी ऐसा नहीं रहे कि जो इस नरेशन टॉपिक को नहीं जानता हो। हर एग्ज़ाम में जहाँ भी इंग्लिश आता है, नरेशन, पैसिव वॉइस, करेक्ट फॉर्म, मॉडल, आर्टिकल्स ज़रूर आते हैं, और ये सारे ही टॉपिक से 1 बाय 1 आपको इस YouTube चैनल पर उपलब्ध होंगे। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए, और जो भी आपके साथी हैं जिनको इंग्लिश ग्रामर से डर लगता है, उन विद्यार्थियों को, उन साथियों को आप इस चैनल के माध्यम से जोड़िए, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, धन्यवाद।